रज़ा रूमी साहब, चंद माह पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मेरे और वेंस के फलसफे में फ़र्क है। जो अभी इस वक्त वेंस का इंटरव्यू है, जो कि मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में भी जिस पर बहुत गुफ्तगू की जा रही है, उसमें वो कह रहे हैं राय आमा को मुतासिर करने की जानबूझकर इस तरीके से हमवार किया जा रहा है कि जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। आपके ख्याल में क्या पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या बिग कैपिटल्स जो हैं, जो माजी में भी कहीं ना कहीं जंगों से या इस तरह की सूरत हाल से फ़ायदे उठाते रहे, वो कोई पसे पर्दा कोई फैसला कुन किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं? तो आखिर किसके साथ या किस हिमायत में खड़े हैं, या उनका कोई किरदार नहीं दिखता है? जी बिल्कुल आयशा, आपका जो सवाल है और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो बिल्कुल एक अमल ऐसा है कि जो कार फरमा है अमेरिका में या किसी भी जंग में, हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो जंग बंदी चाहती हैं और कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो जंग को जारी रखना चाहती हैं। उसमें यकीनन जो अमेरिका का, जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये अमेरिकी सदर ही एक थे आइजनहावर, ये उनकी इख्तरा या इस्तिलाह जो उन्होंने बनाई थी। और उसका ये है कि जो अमेरिका में डिफेंस की प्रोडक्शन है, डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुस्तकिल कोई ना कोई जंग लगी रहे ताकि हमारा असलाह बिकता रहे, असला बिके और ढेर सारा मुनाफा जो है वो कंपनियां लेती रहें। और फिर इन कंपनीज जो होती हैं, इनके बोर्ड्स के ऊपर सियासतदान भी होते हैं, ताकतवर लोग भी होते हैं, उनका सदर तक एक्सेस भी होता है। तो वो तो यकीनन यही चाहते हैं कि जी ठूठ हाँ चले, मिसाइल चले। लेकिन अभी क्या हुआ था कि मजे की बात ये हुई थी कि बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत से अहम हथियार जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था फरवरी से, वो उनमें कमी आ गई थी क्योंकि बहुत सारा असला डिप्लीट हो गया, यूज हो गया। अब उसको रिप्लेनिश करने में भी कुछ महीने चाहिए थे और वो अभी कुछ ब्रेक मिली है। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि चंद माह और दरकार है इस साल के आखिर तक, जबकि पूरे का पूरा अमेरिका का आर्सेनल जो है दोबारा से मुकम्मल होगा, खुसूसन ये टॉम हॉक मिसाइल्स और इस तरह की जो हाई एंड जो हथियार हैं। मगर दूसरा जो बड़ा एक वो फोर्स है जिसे हम कहते हैं, वो अमेरिका में एपेक, या जो कि इजरायली लॉबी का नुमाइंदा है, जिसकी की पेनिट्रेशन अमेरिकी सोसाइटी और अमेरिकी सियासत, अमेरिकी कांग्रेस और हत्ता के ऐवान सदर व्हाइट हाउस तक है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल की तो इस MOU जंग बंदी से इजराइल की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और वो बारहा ये कहते रहे कि हमने ये फाइनल सॉल्यूशन तक लेके जाना है, यानी कि ईरान की हुकूमत को गिराना है, ईरान के टुकड़े टुकड़े करने हैं और जो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा, जो कि सरकारी उनका एक ऑफिशियल प्लान है, उसको पूरा करना है। अच्छा, अब ये तो दो बड़े वो फोर्सेस हैं जो कि अपना असर और रसूख रखते हैं। मगर याद रहे कि अमेरिका एक, चाहे कोई बेहतरीन जमहूरियत ना हो, लेकिन जमहूरियत जरूर है और वहां पर पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, वहां पे वोट भी कास्ट किए जाते हैं, वहां का मीडिया, वहां की इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, वो एक अपना भी असरो रसूख और नफूज रखते हैं। तो इस वक्त क्या वाकया है कि ईरान की जंग जो है वो इंतहाई अनपॉपुलर है। कोई अमेरिका में जो शहरी हैं, शहरी ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है और मीडिया के बेशतर हिस्से हैं, वो इस जंग को बेकार और अमेरिका के लिए डैमेजिंग जंग करार दे चुके हैं। और यही वजह है कि ट्रंप को भी बिल आखिर उस MOU के ऊपर दस्तखत करवाने पड़े, जो कि बज़ाहिर ईरान के हक में दिखाई देता है। और यही अमेरिका में फिर बाद में ट्रंप पर अटैक शुरू हो गए कि आपने तो ईरान के सामने घुटने टेक दिए, आपने तो ईरान का खात्मा करना था, मजा चखाना था, उसको कसना था, उसके बरक्स आपने उसको कंसेशंस दे दी। तो अब इन दो जो अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन और जो लोग जंग जारी रखना चाहते हैं, उनके दरमियान कशमकश है। और ये मगर अमेरिकी इंतजामिया में कोई कशमकश नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ? देखिए, नहीं, अमेरिकी इंतजामिया में भी कशमकश है, क्योंकि अमेरिका में पॉलिसी जो बनती है वो सिर्फ एक शख्स या एक इदारा मिलकर नहीं बनाता, वो मिला जुला काम होता है। उसमें पेंटागन की राय भी होती है, उसमें सदर की मर्जी भी होती है, सदर के मुशीर भी होते हैं, पब्लिक ओपिनियन के जो मैनेजर्स, जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, वो भी होते हैं, और
जो सबसे अहम, जो बड़ी कंपनियां, बिग बिजनेस जिन्हें कहा जाता है आयशा, वो भी होते हैं। अब डिफेंस के अलावा जो बाकी बिग बिजनेस है वो ये कहता है बंद करो ये जंग, क्योंकि इससे आबनाए हुर्मुज के बंद होने से जो मईशत को नुकसान होगा उसका नुकसान हमें हो रहा है और होगा मजीद। तो वो भी ट्रंप को ये कहते आए हैं कि आप ये जंग बंद करें। तो इसलिए जो जेडी वेंस है वो उस तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पहले वो पाकिस्तान भी आए, उन्होंने इजराइल को काफी सख्त बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो मुस्तकिल इजराइल को सुना रहे हैं, स्विट्जरलैंड में भी थे तो वहां भी उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, और ये ट्रंप के सारे हवारी थे। टकर कार्लसन एक और बहुत इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर और पॉडकास्टर, आपको पता है यूट्यूबर भी जो पाकिस्तान में उनका जिक्र होता है, ये अमेरिका से ये एक्सपोर्ट आई है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो वो यूट्यूबर्स भी सारे जो है वो जंग के खिलाफ है, और वो लोग कहते हैं ट्रंप को कि तुमने ये बंद करो जंगबाजी। अब मार्को रूबियो जो है उनकी नजरें हैं इलेक्शन पर, जैसे आपने कहा और बाकी हमारे साथियों ने कहा, उनको एपेक की सपोर्ट चाहिए। एपेक के पास होते हैं बहुत सारे पैसे, पैसे के बगैर इलेक्शन होता नहीं है, और इलेक्शन के बगैर ठीक हो गया रज़ा रमीज़ साहब, मगर दुनिया का पैसा और मईशत या इस जंग और बदअमनी की वजह से देखना यह है कि दोनों जानिब किस हद तक के या कितने भी अंदरूनी इख्तिलाफात हो, मगर दुनिया को कितना लंबा अरसा इसको झेलना होगा। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात की तारीख बारहा ऐसे तजर्बात से भरी पड़ी है जिनका मकसद रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना था, मगर नताइज हमेशा ही मायूस रहे। अब एक बार फिर एफबीआर ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले ताजिरों को महज 1% टर्नओवर टैक्स के जरिए एक सादा और रजाकाराना निजाम में शामिल होने की पेशकश की गई है। इस स्कीम में शामिल होने पर ताजिर को ऑडिट से इस्तिस्ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग जैसी बुनियादी दस्तावेजी शराइत से मुकम्मल छूट मिल जाएगी। बज़ाहिर ये स्कीम सहूलत फराहम करने की एक कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये माजी से मुख्तलिफ है और क्या नताइज भी माजी से मुख्तलिफ रहेंगे। अगर माजी पर नजर डालें तो ऐसी कई स्कीमें सामने आ चुकी हैं जिनमें फिक्स टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और टैक्स एमनेस्टी प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। हर बार हुकूमत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नरमी और मुराद के जरिए ताजिर बरादरी को टैक्स नेट मिलाया जा सकेगा, मगर अमली तौर पर इन स्कीम से खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। इसकी बुनियादी वजह सियासी और समाजी हकीकत है, यानी कि ताजिर बरादरी का मजबूत तंजीमी ढांचा, वोट बैंक और उनका असर रसूख। जब भी हुकूमत ने सख्त इक़दाम की कोशिश की, ताजिर तंजीमों के दबाव, हड़तालों, मुज़ाहिमत के बायस नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मुसलसल पसपाई ने एक ऐसा तासुर पैदा किया है कि रियासत बिल आखिर रियायत देने पर मजबूर हो जाती है, जिससे कानून की अमलदारी कमजोर पड़ी और नेगोशिएशन कंप्लायंस का कल्चर फरोग पाया। मौजूदा स्कीम में दिए जाने वाली रियायतें भी इसी तासुर को तक़वियत देती हैं कि ये एक और नर्म टैक्स एमनेस्टी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वो ताजिर जो माजी में टैक्स से बचते रहे, अब क्यों इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे। मसला एतमाद का भी है, अवाम का हुकूमत पर और हुकूमत का अवाम पर। जब रियासत को यकीनी नहीं कि शहरी ईमानदारी से टैक्स देंगे और शहरियों को यकीनी नहीं कि उनके टैक्स का दुरुस्त इस्तेमाल होगा, तो निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। अहम सवाल, किस्म की स्कीम मईशत को मजीद गैर दस्तावेजी रखने का क्या बायस नहीं बनेगी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल, छोटे ताजिरों के लिए नई टैक्स स्कीम, आमदन पर 1% फिक्स टैक्स, बेशतर मामलात में छूट, माजी की नाकाम मिसालें, टैक्स इस्लाहात की हकीकी कोशिश या एक और ला हासिल मश्क। ज़ैगम साहिब, हुकूमत ने 35 लाख छोटे ताजिरों को इस टैक्स नेट में लाना है, 50 अरब इकट्ठा करना है। 2024 की ताजिर दो स्कीम याद होगी, हमारे प्रोग्राम में उस पर बहुत गुफ्तगू रही। क्या अब की बार हुकूमत आधे लोग भी रजिस्टर कर पाएगी? कुछ मुख्तलिफ है इस स्कीम में। आयशा, 35 लाख छोटे ताजिर, मुझे पहले तो हुकूमत ये बता दे कि छोटा ताजिर होता कौन है। ये कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए टर्नओवर वाला छोटा ताजिर होगा, यानी महीने में 1.5 करोड़ का सौदा बेचने वाला छोटा ताजिर है। मैं मान लेता हूं, इस पर मैं बहस ही नहीं करता, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसको कैसे पता है कि ये छोटा ताजिर जिसको कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है, ये 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है, ये 1.5 अरब का नहीं बेच रहा। जब आपने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की, जब आप ऑडिट ही नहीं कर रहे, तो आपको कैसे पता ये 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है? मैं कहता हूं 1.5 अरब का सौदा बेच रहा है। आप अंदाजा लगाइए, व्हाट अ जोक। हमें क्या कहानियां सुनाते हैं। पाकिस्तान में देखिए, दुनिया भर में टैक्स इस बुनियाद पे होता है कि कौन कितना दे सकता है।